महाराष्ट्र की लड़ाई बटेंगे तो कटेंगे पर आई। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है और पार्टियों के बीच प्रचार वाला प्रहार कैसे होगा, एक तरफ से आज उसका ट्रेलर एक तरह से रिलीज हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम योगी की तस्वीर वाले पोस्टर की जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि इस पोस्टर पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत के लिए योगी फॉर्मूले को चुना है? हालांकि दावा यही है कि ये पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगवाए हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला ये पोस्टर लगा तो विपक्ष गरज उठा। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटके खाने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। तो क्या बीजेपी को इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले नारे की काट बटेंगे तो कटेंगे में ही दिख रही है? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो कटेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव है और सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पोस्टर के तौर पर चस्पा होता है। सीएम योगी की फोटो के साथ इस पर महाराष्ट्र में राजनीति कैसे शुरू होती है और क्यों, ये पोस्टर महाराष्ट्र के चुनावों में अहमियत रखता है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसका पूरा सच दिखाने जा रहे हैं। तो सुनिए, ये नारा पहली बार सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों से पहले दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धी की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हा लढा जो आहे पुढच्या 20 दिवसांमध्ये अनेक भाजपचे नेते देशभरातून येतील आणि तुम्हाला एक तर हिंदू मुस्लिम मध्ये भांडण करायचा प्रयत्न करतील, हिंदूंमध्ये जातींमध्ये भांडण निर्माण करायचा प्रयत्न करतील आणि ते नाही चाललं तर बांगलादेशमधून कोणतरी येते, रोहिंग्या येते किंवा पाकिस्तान आणि आपलं काहीतरी दाखवतात। पण त्याच पाकिस्तान सोबत आपले प्रधानमंत्री जाऊन नवाज शरीफ यांचे मिठी मारतात त्यांना। और क्यों दिया, इसके पीछे की पूरी राजनीति भी सुन लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में संविधान और जातीय जनगणना की बात कही, उनका ये कार्ड काम भी कर गया। और आज भी राहुल गांधी एक ही बात करते हैं, वो समाज का एक्सरे चाहते हैं। अब पूरा देश जानता है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है। सबको मालूम है बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म होता जा रहा है, चोट लग रही है। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। बीजेपी कहती है कि राजनीति वोटरों को दो खांचों में बांटने की है। राजनीति अमीर, गरीब, सवर्ण और पिछड़े वर्ग की है। ऐसे में बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहती है। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि वो दलितों और पिछड़ों के हक की बात करती है। जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है, कहां लिखा है? और राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले दांव के जवाब में सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। ये सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है और इसीलिए बीजेपी में उन्हें फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिली हुई है। देश भर में बीजेपी कहीं भी चुनाव लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार न करें। तो इसके पीछे का सच यही है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं और राजनीति में योगी मॉडल बीजेपी और विपक्ष दोनों के बीच प्रसिद्ध हो चुका है। और जैसे ही सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, बीजेपी ने उसे इंडिया गठबंधन के जातीय जनगणना वाले दांव की काट बनाया। बटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत। आज तक ब्यूरो।
और अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर लगाने के पीछे का सच क्या है। तो इसके लिए आपको महाराष्ट्र का जातीय समीकरण दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा लगभग 33% है, ओबीसी 27%, एससी 12%, मुस्लिम 11%, एसटी 9%, अन्य 8%। और अब आपको ये भी दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में किस जाति ने किसको वोट दिया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को सवर्णों ने 38% वोट दी। ये सीएसडीएस के हवाले से मिली जानकारी है, डेटा है। एनडीए को 58% सवर्ण वोट मिले, लेकिन 19 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन को 29% सवर्ण वोट ज्यादा मिले। यानी जो सवर्ण थे वो भी बीजेपी से हटकर, एनडीए से हटकर इंडिया गठबंधन की तरफ लोकसभा चुनाव में गए। इंडिया गठबंधन को मराठाओं ने 39% वोट दिए, एनडीए को 46% मराठा वोट मिले। लेकिन 19 के मुकाबले 24 में आई एनडीए को 11% मराठा वोट का नुकसान हो गया और सबसे ज्यादा मराठा ही वहां पर निर्णायक होते हैं सीटों में। इंडिया गठबंधन को ओबीसी ने 39% वोट दिए, एनडीए को 50% ओबीसी वोट मिले। लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन को 24% ओबीसी वोट ज्यादा मिले, जबकि एनडीए को 31% मराठा वोट का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को आदिवासियों ने 55% वोट दिए, एनडीए को 35% आदिवासी वोट मिले। लेकिन 19 के मुकाबले 24 में इंडिया गठबंधन को 6% आदिवासी वोटों का फायदा हुआ, ज्यादा मिले, जबकि एनडीए को 3% जो पहले से मिल रहा था उसमें भी 3% का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को दलितों ने 56% वोट दिए, एनडीए को 35% आदिवासी वोट मिले। लेकिन 19 के मुकाबले 24 में इंडिया गठबंधन को 30% दलित वोट मिले, जबकि एनडीए को 16% ज्यादा दलित वोट मिले थे। और अब हरियाणा में बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, वहीं से शुरुआत हुई थी। पहली बार योगी ने कहा था तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। तो क्या इसीलिए महाराष्ट्र में अब इसी नारे पर चुनाव होगा? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बंटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत। इस नारे का मतलब यही है कि हिंदू बंटे ना और बीजेपी का वोट कटे ना। और बीजेपी का ये नारा हरियाणा में काम कर गया। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इस नारे ने बीजेपी का वोट बंटने नहीं दिया और नतीजा ये निकला, हरियाणा में बीजेपी ने जीतकर इतिहास रच दिया। और अब ये नारा महाराष्ट्र में पोस्टर बनकर चस्पा हुआ है और जिस बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये पोस्टर लगवाया वो खुलकर कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ अब वही महाराष्ट्र में भी होगा। विपक्ष जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत है जो इनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी पैटर्न सेम लागू हो। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बैंड्रा इलाके में ये होर्डिंग लगाया गया, यानी रणनीति साफ है। महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो गई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये पोस्टर उसने नहीं लगवाया है। इस पर सीएम योगी की तस्वीर जरूर है, लेकिन ये पोस्टर निजी नाम के साथ है और मुंबई महानगर पालिका ने ये पोस्टर उतरवा भी दिया है। लेकिन इतनी देर में इस पोस्टर को आधार बनाकर विपक्ष ने वार करना शुरू कर दिया। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। अमित शाह साहब ने ऐसे कहा था की गुजरात स्टाईल की राजनीती अभी महाराष्ट्र में लानी पडेगी। आता गुजरात स्टाईलची राजनीति म्हणजे काय? दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की, बस यही चीज शायद बीजेपी महाराष्ट्र में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राई किया, ये संतों का महाराष्ट्र है, ये विचारवंतों का महाराष्ट्र में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये गुजरात स्टाइल है ना, यहाँ के स्वाभिमानी महाराष्ट्र के लोग अपने पैर के नीचे तुड़वाएंगे
और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आएगी। इससे पहले बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने योगी का एक पोस्टर जारी किया था और साथ में लिखा था, जातीय और भाषा पर विभाजनकारी शक्तियों का जवाब देने का एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। और अब अखिलेश यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रहार किया है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। भले ही कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के बटेंगे और कटेंगे वाले दांव से हार गई, लेकिन राहुल गांधी अब बीजेपी के इस नारे के जवाब में कह रहे हैं कि बटने से काम नहीं चलने वाला है। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और यह काम मिलकर होगा, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा, और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। महाराष्ट्र की लड़ाई जोरदार है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी और अब महाविकास अघाड़ी के साथ महायुति यानी महाराष्ट्र एनडीए से फुल पावर के साथ टकराने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। अब चुनाव किस लाइन पर होगा, ये मुंबई के अंधेरी में लगे बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर से दिख रहा है। तो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि चुनाव में बात जातीय जनगणना की होगी। आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को, और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। महाराष्ट्र की लड़ाई बड़ी है और सियासत जोरदार छिड़ी है। प्रचार अब शुरू होगा, जिसका नतीजा 23 नवंबर को निकलेगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर जमकर खींचतान जो मची है। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। दिन भर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर चला। उधर महायुति ने लगभग सारी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो क्या महाविकास अघाड़ी में मची सीट फुटअव्वल अब खत्म हो जाएगी? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कब का कर दिया और इंडिया गठबंधन में अभी सीटों को लेकर माथापच्ची चल ही रही है। महाराष्ट्र में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी और इंडिया गठबंधन में अभी पेंच इसी पर फंसा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सूत्रों की माने तो महायुति ने तय किया है कि बीजेपी 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। एनसीपी अजित पवार गुट 52 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा, इसका भी पूरा प्लान बनना शुरू हो गया है और इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी वाले कह रहे हैं कि सब सेटल हो जाएगा।
भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चले, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं, हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में आलाकमान से मिलने के बाद मुंबई में सीटों का गणित लेकर पहुंचे हैं और मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वेडेट्टीवार मौजूद हैं, तो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और अनिल देसाई हैं, जबकि एनसीपी एसपी की तरफ से जितेंद्र अहवाड़ और जयंत पाटिल बैठक कर रहे हैं। मामला कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में ज्यादा फंसा है, इसलिए कांग्रेस कह रही है आज सब फाइनल हो जाएगा। के साथ मैंने बात की है, बहुत सारी जगह पर अपनी बात, जो जगह है जिस पर थोड़ा सा चर्चा चल रही है उस पर उनके साथ बात की है। रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक शिवसेना की हो, ये उम्मीद हम करते हैं और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है, जबकि 25 से 30 सीटों पर बात चल रही है और शिवसेना यूबीटी मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई की 15 सीटें मांग रही है। अभी चल रहा है, बाकी थोड़ी बाकी है कुछ नंबर, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है सर? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है अपने लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। आघाड़ी चुनाव लड़ेगी, हमारे 3 प्रमुख पक्ष और हमारे मित्र पक्ष इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी वो चर्चा यहाँ पे हुई है और थोराट साहब जाके उनके जो नेता है आमने सामने बात होके ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जयंत पाटिल साहब सुबह 4-4 बजे तक इस चर्चा में है और पवार साहब फाइनल टच देने के लिए वहाँ पे हर वक्त उपस्थित रहते हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि महाविकास अघाड़ी में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या यही फॉर्मूला फाइनल होगा? बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में जिन सीटों को लेकर मतभेद है, क्या दोनों मान जाएंगे? आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 147 सीटों पर लड़ी थी और 44 सीटें जीती थी। एनसीपी 121 सीटों पर लड़ी थी और 54 सीटें जीती थी। शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी थी और 56 सीटें जीती थी। लेकिन अब आंकड़े अलग हैं। शिवसेना और एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं। अब टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी की है। ऐसे में कांग्रेस के तेवर नरम हैं और वो नहीं चाहती है कि गठबंधन में रत्ती भी इधर से उधर हो। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, किस तरह की खबर अब आ रही है? क्या कोई फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी में अब बन गया? क्योंकि महायुति ने तो बाजी मार ली है, हालांकि बैठ के पहले महाविकास अघाड़ी में शुरू हुई, लेकिन क्या दिक्कतें अभी भी हैं? कहां पर मामला, क्या अभी भी विदर्भ में ही मामला फंसा हुआ है? क्या है अपडेट? जी बिल्कुल अंजना, देखिए बताया जा रहा है कि ये अंतिम दौर की बैठक है और इस चर्चा के बाद आखिरकार इन 15 सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ था उसे सुलझाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो घमासान जारी है वो तो एक बहाना है सीएम पद को जो पाना है, क्योंकि सीएम पद तभी मिल सकता है जब ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लड़े और जब संभावना बढ़ती है कि उन
से ज्यादा सीटें हम जीते, और सीट ज्यादा जीतने के बाद ही सीएम पद पर जो है दावा कर सकती है कोई पार्टी। और उसी की होड़ में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये 15 क्रूशियल ऐसी सीटें हैं जो कि तय करेगी कि सबसे ज्यादा सीटें कौन लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर अड़ी हुई है, तो वही यूबीटी सेना जो है वो 95 सीटें मांग रही है। अब देखना यह है कि 15 सीटों में कौन सी सीटें किसके पाले में जाती है, जिसके बाद ये तय होगा कि सबसे ज्यादा सीटें कौन लड़ेगा। बस अब कुछ ही घंटे बाकी है, कहा जा रहा है कि आज रात तक फैसला आ जाएगा और जल्द से जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है वो डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक, तमाम जानकारी के लिए। अभी भी सीटों को लेकर कुछ 15 सीटों का मामला है और ये जो होड़ मची हुई है तमाम पार्टियों में कि हम अपने गठबंधन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें, वो लाजमी भी है, चुनाव में ये सब होता है।